नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस कालखंड में हम NMMS यानी नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप सिलेक्शन एग्ज़ाम है ना के अंतर्गत आने वाले विज्ञान विषय के प्रश्नों को हम पढ़ेंगे। इस परीक्षा में विज्ञान विषय से संबंधित 35 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि आपके कक्षा 6, 7 और 8 के पाठ्यक्रम में से पूछे जाते हैं, ठीक है ना, या उस स्तर के जो चैप्टर्स होते हैं उनमें से पूछे जाते हैं। NMMS परीक्षा के लिए कोई भी कोर्स निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन गत वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को हम आपके लिए उपलब्ध करवा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। पहला प्रश्न है कि जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त न किया जा सके वह होता है, क्या होता है? आपको ऑप्शन दिए गए 4, वास्तविक है ना, B आभासी, C साधारण और D इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए, जिस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं उसे हम कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। तो ऑप्शन या बी सही जवाब हमारा हो जाएगा, है ना। और जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है उसे हम कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, पादपों में जल का परिवहन होता है, किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए आपको दिया है जाइलम के द्वारा, बी फ्लोएम के द्वारा, सी रंध्रों के द्वारा और डी मूल रोमों के द्वारा। आप भी इसमें से जो है सही ऑप्शन चयन करके रखें और अपनी तैयारी को देखें कि हमने कितनी तैयारी की है। तो देखिए, पादपों में है ना, पादप यानी पेड़, जल का परिवहन होता है जाइलम के द्वारा, यानी ऑप्शन ए जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में सामान्य श्वसन दर होती है। विश्राम अवस्था यानी जब कोई काम नहीं कर रहा है, आदमी आराम कर रहा है ना, वह अवस्था होती है विश्राम अवस्था, है ना। तो उसमें जो सामान्य जो दर होती है वह क्या होगी? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सही जवाब हो जाएगा कि वह दर होती है 15 से 18 प्रति मिनट, यानी ऑप्शन बी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। श्वसन की दर होती है 15 से 18 प्रति मिनट, ठीक है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, किसने की थी? तो ऑप्शन ए सर जे थॉमसन, बी चैडविक, सी गोल्डस्टीन और डी डाल्टन, ठीक है ना। तो हमें बताना है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी सर जे थॉमसन ने, इसलिए ऑप्शन ए जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रयोगशाला में ऑक्सीजन बनाने के लिए पोटेशियम क्लोरेट के साथ मिलाया जाता है। अब क्या मिलाया जाता है? 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए मैग्नीज डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी आयरन ऑक्साइड। यानी कभी क्या होता है, हमको ऑक्साइड तो है लेकिन कौन सा ऑक्साइड है? तो देखिए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि प्रयोगशाला में ऑक्सीजन बनाने के लिए पोटेशियम क्लोरेट के साथ में मैग्नीज डाइऑक्साइड मिलाया जाता है ना, मैग्नीज डाइऑक्साइड मिलाया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 6,
कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र है, क्या है? ऑप्शन ए Na2CO3, बी ZnCl2, सी CaCO3 और डी है CaSO4। अब चार में से सही जवाब क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट का जो सूत्र होता है वह CaCO3, यानी ऑप्शन सी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 7। कोशिकीय क्रियाओं का नियंत्रण करने वाला अंग है, कौन सा अंग है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं 4। ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी केंद्रक, सी कोशिका झिल्ली और डी हरित लवक, है ना। तो इनमें से सही जवाब क्या होगा कि कोशिकीय क्रियाओं का नियंत्रण करने वाला जो अंग होता है वह होता है केंद्रक, यानी ऑप्शन बी जो है हमारा सही जवाब होगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 8। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या है ना। तो ऑप्शन ए 2/3, ऑप्शन बी 4/3, सी 8/3 और डी 16/3। तो देखिए वायु के सापेक्ष जो जल का अपवर्तनांक है वह होता है 4/3, यानी इसे जो है हम जब डिवाइड करते हैं 4 को 3 से तो 1.33 आता है। तो ये ऑप्शन में इस प्रकार से आता है 1.33, तब भी सही जवाब ये होगा, ये आपको थोड़ा ध्यान देना है। अगला प्रश्न है लोहे पर लगी जंग का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए Fe2O3, बी FeO, सी Fe2O3 H2O और डी FeCl2, है ना। तो लोहे पर जो जंग लगी हुई है उसका रासायनिक सूत्र होता है आप, है ना, Fe2O3 X H2O, यानी ऑप्शन सी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेनियल सेल में विद्युत अपघट्य होता है, क्या होता है? ऑप्शन ए सोडियम हाइड्रोक्साइड, बी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सी तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और डी कॉपर सल्फेट। तो देखिए डेनियल सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में क्या होता है? कॉपर सल्फेट का विलयन होता है, ठीक है ना। विद्युत अपघट्य क्या होता है? कॉपर सल्फेट का विलयन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 11। संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी CNG का मुख्य अवयव है। अब मुख्य अवयव कौन सा है? ऑप्शन ए दिया है ब्यूटेन, बी मीथेन, सी प्रोपेन और डी आइसोब्यूटेन, है ना। अब इनमें से सही जवाब क्या हो जाएगा कि संपीड़ित जो प्राकृतिक गैस होती है यानी CNG होती है उसका मुख्य अवयव जो होता है वह होता है मीथेन, है ना। और इसका सूत्र क्या होगा? CH4, क्या हो जाएगा? CH4। प्रश्न क्रमांक 12। वृद्धावस्था के साथ उत्पन्न होने वाला दृष्टि दोष है, कौन सा है? ए दूरदृष्टि दोष, बी निकट दृष्टि दोष, सी जरा दृष्टि दोष और डी वर्ण अंधता, है ना। तो देखिए इसमें क्या होता है, वृद्धा अवस्था के साथ साथ जो उत्पन्न होने वाला दृष्टि दोष होता है वह होता है जरा दृष्टि दोष, यानी ऑप्शन सी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। जरा दृष्टि दोष यानी बुढ़ापे में स्वतः ही दृष्टि हमारी कम हो जाती है प्राकृतिक रूप से, है ना, उसे हम कहते हैं जरा दृष्टि दोष। चलिए प्रश्न क्रमांक 13। ऊर्जा का अनवीकरण स्रोत है। ऑप्शन ए पवन, बी जल, सी सूर्य और डी पेट्रोल, है ना। ऊर्जा का अनवीकरण स्रोत, ठीक है ना।
अनवीकरण यानी जिसको हम नवीकरण नहीं कर सकते हैं, फिर से नहीं बना सकते हैं, एक बार यूज कर लिया वो ख़त्म हो जाता है। और यह स्थिति होती है पेट्रोल में, यानी पेट्रोल क्या है, ऊर्जा का अनवीकरण स्रोत है। इसलिए ऑप्शन डी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अभिलंब, बी परावर्तित किरण, सी आपतित किरण और डी इनमें से कोई नहीं, है ना। तो जो प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ती है तो उसे हम कहते हैं आपतित किरण। ऑप्शन सी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। और जब किसी तल से वह दूसरी दिशा में लौटती है या जाती है तो उसे हम कहते हैं परावर्तित किरण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, हेपेटाइटिस बी रोग फैलता है, किससे फैलता है? ऑप्शन ए बैक्टीरिया, बी वायरस, सी प्रोटोजोआ, डी कवक, है ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यानी जो हेपेटाइटिस बी जो रोग होता है वह फैलता है वायरस के द्वारा, इसलिए ऑप्शन बी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहन एक क्रिया है। ऑप्शन ए ऑक्सीकरण, बी अपचयन, सी वियोजन, डी संयोजन। तो दहन जो है कौन सी क्रिया है ना। तो दहन एक ऑक्सीकरण क्रिया है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे पारिस्थितिक तंत्र का कौन सा घटक बनाते हैं? ऑप्शन ए अपघटक, बी उपभोक्ता, सी उत्पादक, डी ए सभी, है ना। तो पौधे पारिस्थितिक जो तंत्र है उसका जो घटक बनाते हैं उस घटक का नाम है उत्पादक, यानी ऑप्शन सी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी परमाणु में 12 न्यूट्रॉन हैं, है ना, एवं उसका परमाणु क्रमांक 1 है तो इस परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो देखिए जो परमाणु क्रमांक होता है वही उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। जिस भी किसी तत्व का परमाणु क्रमांक होगा, है ना, उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर परमाणु क्रमांक 11 है ना, क्योंकि एक तो है नहीं है, क्या है, परमाणु क्रमांक 11 है। तो इसका ऑप्शन डी जो है सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि परमाणु क्रमांक बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब यदि इलेक्ट्रॉन संख्या दी गई है और परमाणु क्रमांक पूछा है तो सेम आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस आवर्धक लेंस की भांति कार्य करता है ना। ये उत्तल लेंस आवर्धक लेंस की भांति कार्य करता है। जब वस्तु को लेंस के सामने रखते हैं तो क्या होता है? पहला ऑप्शन है अनंत और 2f के बीच रखते हैं, ए बने क्या होता है? फोकस होता है। बी प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच, सी प्रथम फोकस पर और डी 2f पर, है ना। तो उत्तल लेंस जो है वह आवर्धक लेंस की भांति कार्य करता है ना। जब वस्तु को किसी लेंस के सामने रखते हैं, है ना, तो क्या होगा? प्रथम फोकस पर वस्तु जब रखते हैं तब जो है उत्तल लेंस आवर्धक लेंस का कार्य करेगा, यानी ऑप्शन सी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा, है ना। यानी जब किसी वस्तु को प्रथम, है ना, फोकस पर रखेंगे तो उत्तल लेंस जो है आवर्धक लेंस का कार्य करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? चाल बराबर दूरी गुणित समय, बी चाल बराबर दूरी बटे 100 समय, सी चाल बराबर समय बटे दूरी और चाल बराबर
1 बटे दूरी गुणित समय, है ना। तो देखिए यहाँ पर जो सूत्र है वह है कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, यानी ऑप्शन बी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा, है ना। चाल बराबर दूरी बटे समय। अगला जो प्रश्न है, कोई सरल लोलक 20 दोलन पूरे करने में 32 सेकंड लेता है तो उसका आवर्तकाल क्या होगा। तो देखिए आवर्तकाल जो निकालने का सूत्र होता है उसमें क्या करेंगे कि जो समय लग रहा है, कितना लग रहा है 32 सेकंड, है ना, इसमें हम 20 से डिवाइड कर देंगे इसे, है ना। तो क्या हो जाएगा 32/20 इस प्रकार से, है ना। ये आवर्तकाल आपका कहलाता है। तो ये 4 से इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, 4 पंजे 20 और 4 अठे 32। अब 8 में जब हम 5 का भाग लगाते हैं, यानी 8 को 5 से डिवाइड करते हैं तो आता है 1.6, यानी ऑप्शन बी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 22। नियत चाल से गति करने वाली वस्तु की दूरी समय ग्राफ होता है, ठीक है। मतलब कौन सा होता है, कौन सी रेखा होती है। ऑप्शन ए सरल रेखा, ऑप्शन बी वक्रीय रेखा, सी परवलयाकार और डी इनमें से कोई नहीं। तो नियत चाल से गति करने वाली वस्तु की दूरी और समय का जो ग्राफ होता है वह क्या होगा, एक सरल रेखा होती है। क्या होती है, सरल रेखा, क्योंकि निश्चित चाल से जब चलती है तो बिल्कुल सीधी रेखा होगी, सरल रेखा होगी। चाल कम अधिक होगी तो फिर जो है वक्रीय रेखा बन जाती है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, ग्रेफाइट में एक कार्बन परमाणु अन्य कितने परमाणुओं से जुड़ा होता है। ऑप्शन ए 2, बी 5, सी 4, डी 3। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा कि ग्रेफाइट में एक जो कार्बन परमाणु होता है वह अन्य 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, इसलिए ऑप्शन सी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, कैसी क्रिया है। ऑप्शन ए ऊष्माक्षेपी, बी ऊष्माशोषी, सी उदासीनीकरण और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वह ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है, ठीक है ना। कैसे होती है, ऊष्माशोषी, यानी जिसमें ऊष्मा का शोषण किया जाता है। हमें मालूम है कि जब पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करते हैं। यदि सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न नहीं होगी, इसलिए ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों पर क्रिया करने से बनने वाले उत्पाद का नाम क्या है। ऑप्शन ए बालू, बी मशरूम, सी ह्यूमस और डी कास्ट। तो सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों पर क्रिया करने से बनने वाले उत्पाद का नाम है ह्यूमस, है ना, जो कि मिट्टी के उपजाऊपन को बढ़ाता है ना। जिस मिट्टी में ह्यूमस अधिक होगा वह मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल अम्ल है ना, कौन सा प्रबल अम्ल है। ऑप्शन ए साइट्रिक अम्ल, बी नाइट्रिक अम्ल, सी एसिटिक अम्ल और डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इनमें से जो चारों हैं, चारों में से सबसे जो प्रबल है अम्ल है वह है नाइट्रिक अम्ल। ऑप्शन बी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम क्या है। ऑप्शन ए अमरवेल, बी गुड़हल, सी घटपर्णी, डी गुलाब, है ना। तो कीटों को पकड़ करके अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम है घटपर्णी। क्या नाम है, घटपर्णी, इसलिए ऑप्शन सी जो है सही जवाब हो जाएगा।
घटपर्णी है, संड्यू है ना, ये भी जो है कीटभक्षी आपके जो हैं पादप हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्तरस संग्रहित होता है, किसमें होता है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए अग्नाशय, बी आमाशय, सी पित्ताशय और डी क्षुधांत्र, है ना, क्षुधांत्र। अब देखिए कि पित्तरस जो है संग्रहित कहाँ होता है? तो पित्तरस संग्रहित होता है पित्ताशय में। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, हमारे रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन होता है ना, किससे होता है? ए केराटिन से, बी हीमोग्लोबिन से, सी कोलेजन से और डी मायोग्लोबिन से, है ना। तो हमारे रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन होता है हीमोग्लोबिन से, है ना। किससे होता है? हीमोग्लोबिन से। और इस रक्त का लाल रंग होने का कारण भी हीमोग्लोबिन है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न ये भी आ सकता है कि रक्त का रंग लाल होने का कारण क्या है? तो वह भी हीमोग्लोबिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में O2 मतलब ऑक्सीजन का प्रतिशत है, अब कितना प्रतिशत है ना? ऑप्शन ए 1.5%, बी 21%, सी 0.03% और डी 2%। तो देखिए वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत है लगभग 21%। ऑप्शन बी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कीट की हानिकारक अवस्था है ना? कीट की हानिकारक अवस्था कौन सी है? ऑप्शन ए अंडा, बी लार्वा, सी प्यूपा और डी वयस्क, है ना। तो कीट की जो हानिकारक अवस्था है वह है वयस्क अवस्था हानिकारक होती है, इसलिए ऑप्शन डी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, कोयले का ऊष्मीमान है ना? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए 17 किलो जूल प्रति ग्राम, 25 से 35 किलो जूल प्रति ग्राम, सी 48 किलो जूल प्रति ग्राम और डी है 55 किलो जूल प्रति ग्राम, है ना। तो कोयले का जो ऊष्मीमान है वह है 25 से 33 किलो जूल प्रति ग्राम, इसलिए ऑप्शन बी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी चुंबक बने होते हैं, किसके बने होते हैं? ऑप्शन ए दिया है एल्यूमिनियम के, बी तांबे के, सी लोहा निकिल व कोबाल्ट की मिश्र धातु के और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो स्थायी चुंबक होते हैं ना वे लोहा निकिल और कोबाल्ट की मिश्र धातु से बनाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन सी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु की सतह पर, है ना, दूसरी वस्तु की सतह पर चले जाते हैं, है ना, तो दूसरी वस्तु कैसी हो जाती है? ऑप्शन ए उदासीन हो जाती है, बी ऋण आवेशित हो जाती है, सी धन आवेशित हो जाती है, डी उपयुक्त में से कोई नहीं, है ना। तो जब एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु की सतह पर चले जाते हैं तो दूसरी वस्तु भी ऋण आवेशित हो जाती है। कैसी हो जाएगी? ऋण आवेशित। क्यों? कि इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है ऋण, है ना, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं, प्रोटॉन धन आवेशित होते हैं और न्यूट्रॉन का कोई आवेश नहीं होता है। ठीक है, उसमें कोई आवेश नहीं होता है।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35 कि छोटी माता रोग सूक्ष्म जीव से होता है वह है, यानी छोटी माता रोग किस सूक्ष्म जीव से होता है। तो ऑप्शन आपको दिए गए हैं 4। पहला है वेरिसेला जोस्टर, दूसरा राइनोवायरस, सी ई कोलाई और डी माइकोबैक्टीरिया यूट्यूबर क्लोसिस। ठीक है ना। तो देखिए छोटी माता जो रोग होता है ना, वह वेरिसेला जोस्टक नामक सूक्ष्म जीव से होता है, इसलिए ऑप्शन ए जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। यानी वेरिसेला जोस्टर जो सूक्ष्म जीव होता है उससे छोटी माता रोग होता है, यानी स्मॉल पॉक्स। ठीक है ना। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, और यह वीडियो आपकी एनएमएस के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, या इस तरह की अन्य जो प्रतियोगी परीक्षा होती है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि चैनल पर आप पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं है, नीचे लाल रंग में लिखा हुआ है सब्सक्राइब, आप उसको प्रेस कर दें, उसका कलर चेंज हो जाता है। यदि कलर चेंज है आपके मोबाइल में, है ना, तो फिर से आपको टच करने की आवश्यकता नहीं है। पास में बेल आइकन है, उसे आप प्रेस कर दें और ऑल पर सेट कर दें, ताकि मेरे वीडियो जैसे मैं अपलोड करूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। ठीक है। तो एनएमएस तैयारी के लिए हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियो उपलब्ध हैं, उन्हें आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं, और बाकी जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उस टाइप के क्वेश्चन पर आधारित मैं वीडियो आपको लगातार परीक्षा तक उपलब्ध करवाता रहूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।